एवरीवन, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहाज लीगल क्रॉनिकल्स। तो आज फिर से मैं लेकर के आई हूं वीडियो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इंटरनल एड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैट्यूट। इसके अंदर जो है हम लोग देखेंगे शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, मार्जिनल नोट्स के बारे में देखेंगे, फिर हेडिंग्स के बारे में हम लोग देखेंगे, फिर देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन क्लॉज क्या होता है, एक्सेप्शंस क्या होती हैं, प्रोवाइजो क्या होता है, प्रोविजंस क्या होते हैं, पंचुएशंस क्या होते हैं, और शेड्यूल्स क्या होते हैं, और इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं। तो ये जो भी चीज़ें जिसका नाम मैंने लिया, ये एक तरीके का इंटरनल एड है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, स्टैट्यूट का मतलब होता है कोडिफाइड लॉ। कोई भी ऐसा लॉ जो कि कोडिफाइड है उसको हम लोग स्टैट्यूट कहते हैं। और कंस्ट्रक्शन का मतलब तो आप लोगों को पता ही है। तो किसी भी स्टैट्यूट को बनाने के लिए जो इंटरनल एड होते हैं वो कौन कौन से हैं, जिसका मैंने नाम लिया वो सारे इंटरनल एड है, जिसके बारे में मैं इस पूरे वीडियो में जो हूँ वो डिटेल में डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके से, मतलब शॉर्ट टाइटल क्या होता है, लॉन्ग टाइटल क्या होता है, बाकी ये सारी चीज़ें। तो अगर आपके एग्ज़ाम में इंटरनल एड पे क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि एड एक तरीके का ऐसा डिवाइस होता है जो कि हेल्प करता है और असिस्ट करता है कोर्ट को अपने फंक्शंस को। जो क्या फंक्शन है कोर्ट का, जुडिशरी का मेन फंक्शन क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है उस लॉ को एग्जीक्यूट करना। और जुडिशरी क्या करती है, इंटरप्रिटेशन करती है जो पर्टिकुलर लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाई है। तो एड ना एक तरीके का डिवाइस होता है जो कि कोर्ट को मदद करता है, असिस्ट करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट। तो कुछ जो है कोर्ट को जो हेल्प करते हैं वो कुछ इंटरनल मैटर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। जो इंटरनल मैटर होते हैं उनको इंटरनल एड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट कहते हैं, और जो आउटसाइड होते हैं जिसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है एक्सटर्नल एड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इंटरनल एड कौन कौन से हैं, टाइटल, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, प्रिएम्बल, हेडिंग्स, मार्जिनल नोट्स, इलस्ट्रेशन, पंचुएशन, प्रोवाइजो, डेफिनिशन, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल्स एंड पंक्चुएशन। आप ये सारी चीज़ें ना, आप अपना जब कोई भी बेयर एक्ट आप उठा करके देख लो, आपको वहाँ पर ना ये सारी चीज़ें मिलेंगी। शॉर्ट टाइटल भी होंगे, लॉन्ग टाइटल भी होंगे, बट आप ना उसको क्लियर नहीं कर पाते होंगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ शॉर्ट टाइटल है या लॉन्ग टाइटल है, प्रिएम्बल क्या होता है, हेडिंग्स क्या होती हैं, मार्जिनल नोट्स क्या होती है। तो इस वीडियो में मैं उसी चीज़ को जो हो क्लियर करूँगी, बताऊँगी कि इंटरनल एड कौन कौन से हैं जो कि स्टैट्यूट के कंस्ट्रक्शन में हमें हेल्प करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला है हमारा इंटरनल एड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट, वो है शॉर्ट टाइटल। जैसे कि आपको सामने लिखा आ रहा होगा कि इंडियन पिनल कोड 1860, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये किसी भी एक्ट का जो है वो शॉर्ट टाइटल होता है। उस एक्ट का पूरा नाम जो है उसको शॉर्ट में हम लोग जब डिनोट करते हैं तो उस एक्ट का शॉर्ट टाइटल होता है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला शॉर्ट टाइटल, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल आपके पास दे दिया कि इंडियन पिनल कोड 1860। तो शॉर्ट टाइटल जो होता है ना किसी भी एक्ट का, वो उसका कंसाइज नेम होता है जो कि लेजिस्लेचर ने उसको दिया है, ताकि हम उस पर्टिकुलर एक्ट को जो है आइडेंटिफाई कर ले। अगर एक्ट का नाम ही बड़ा होगा तो हम उसको ईजिली ना तो बोल पाएंगे ना आइडेंटिफाई। जैसे हम लोगों को घर में निक नेम दे दिया जाता है ना, तो उसी तरीके से ये एक तरह का शॉर्ट टाइटल है। या आप किसी भी बेयर एक्ट को उठा करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये जो शॉर्ट टाइटल है वो फर्स्ट ही जो उसका पेज होता है, जो स्टार्टिंग पेज होता है, वहीं पे आपको दिख जाएगा। अब दूसरे पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, इट टाइपिकली स्टेटेड इन सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट एंड इंक्लूड्स द ईयर ऑफ इट्स इनैक्टमेंट। ये हर एक बेयर एक्ट में, हर एक जो लॉ है, हर एक स्टैट्यूट के सेक्शन 1 में बताया होता है कि इस पर्टिकुलर एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है और ये जो एक्ट है, ये पर्टिकुलर एक्ट किस ईयर में इनैक्ट हुआ है। जैसे कि हम किसी
किसी भी बेयर एक्ट का उठा ले, जैसे कि आप आईपीसी का देखते हैं तो इंडियन पिनल कोड 1860, मतलब यहाँ पे किस ईयर में ये इनेक्ट हुआ है, तो 1860 में हुआ है। तो साथ में जो शॉर्ट टाइटल के साथ में जो इनेक्टमेंट ईयर होता है वो भी लिखा हुआ होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है शॉर्ट टाइटल इज कन्वीनियंट वे टू रेफर टू द एक्ट विदाउट मेंशनिंग इट्स फुल नेम एंड डिटेल। ये एक तरीके का बहुत ही कन्वीनियंट वे है जिससे हम लोग किसी एक्ट को रेफर कर सकते हैं बिना उसके फुल नेम या पूरी डिटेल के, बिना हम लोग किसी भी एक्ट को जो नाम देते हैं वो एक तरीके का शॉर्ट टाइटल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं जो सेक्शन 1 है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वो कहता है दिस एक्ट मे बी साइटेड एज अ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सिमिलरली अगर हम लोग सेक्शन 1 देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो क्या कहता है, द एक्ट मे बी कॉल्ड एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आई होप कि आप लोगों को शॉर्ट टाइटल के बारे में क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना दूसरा जो इंटरनल एड है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट उसकी तरफ। तो हमारे पास दूसरा जो है इंटरनल एड वो है लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल आप अगर किसी भी बेयर एक्ट को खोल करके देखते हो, तो जैसे कि आप सीआरपीसी का बेयर एक्ट खोलोगे तो वहाँ पे आपको क्लियर लिखा आएगा जो लॉन्ग टाइटल में, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक केस हुआ था जिसका नाम है केदारनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल, AIR 1953 SC 404। इस केस में जो वेस्ट बंगाल क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1949 जो था उसका सेक्शन 4 इन्वॉल्व था। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो किसी भी केस को जो है वो स्पेशल कोर्ट में रेफर कर सकती है। तो इसी केस में मतलब ये बोला गया कि ये तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ, तो जो पर्सन मतलब बहुत सारे पर्सन जो है वो जस्टिस के लिए जो है वो कोर्ट के पास जाते हैं और उसमें से किसी एक केस को हम लोग स्पेशल कोर्ट में दे देंगे तो ये तो बाकी अदर पर्सन के राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हुआ। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर एक्ट के लॉन्ग टाइटल को देख करके इंटरप्रिटेशन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया इस पिटीशन को। कहा कि नहीं, इस एक्ट का मेन पर्पस ही यही है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होंगे उनको हम स्पेशल कोर्ट में दे देंगे ताकि उन मैटर की सुनवाई जल्दी हो और उन पर्सनस को जस्टिस जो है वो जल्दी मिल सके। उसके बाद यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टाइटल एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द मोर स्पीडी ट्रायल एंड द मोर इफेक्टिव पनिशमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो ये जो पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल का क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट था, उस एक्ट में क्या बोला गया था कि यही कोई भी पर्टिकुलर जो मैटर है उनको स्पीडी ट्रायल के लिए और इफेक्टिव पनिशमेंट के लिए हम लोग जो है वो स्पेशल कोर्ट के पास जो है वो रिफर कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में यही डिसाइड किया गया था। इस सेक्शन 4 के अंदर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर थी कि वो डिसाइड कर सकती है कि कौन सा मैटर स्टेट मतलब स्पेशल कोर्ट के अंदर जाएगा और कौन सा मैटर नहीं जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। और अब हम लोग ना इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि लॉन्ग टाइटल को हम लोग किस तरीके से और भी पढ़ लोगों ने देखा, एक केस लॉ के थ्रू समझा और ये भी देखा कि जो सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका लॉन्ग टाइटल मतलब क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग टाइटल बेसिकली है क्या, उसके मतलब बैकग्राउंड से हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग टाइटल कहते किसको हैं। तो जो लॉन्ग टाइटल है ये पर्टिकुलर जो है वो किसी भी एक्ट के ऑब्जेक्टिव को या उस एक्ट के जनरल डिस्क्रिप्शन को या लेजिस्लेशन का क्या पर्पस है। मैंने पहले ही बताया कि लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, तो लेजिस्लेचर ने किस पर्पस के थ्रू उस पर्टिकुलर लॉ को बनाया है ये चीज़ जो है वो हमारा लॉन्ग टाइटल बताता है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड द ओवरव्यू ऑफ इंटेंडेड स्कोप और द पर्पस ऑफ द एक्ट। यही कि उस पर्टिकुलर एक्ट का जो स्कोप है वो कहाँ तक जाएगा और उस पर्टिकुलर एक्ट का पर्पस क्या है। जैसे कि हम लोगों ने अभी केस में डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर एक्ट का इंटेंशन ही यही था, इस पर्टिकुलर एक्ट का पर्पस ही यही था कि स्पीडी ट्रायल के लिए स्टेट गवर्नमेंट किसी भी केस को स्पीडी कोर्ट में मतलब स्पेशल कोर्ट में भेज सकती है। तो यहाँ पे आप लोगों को आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब थर्ड पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द लॉन्ग टाइटल इज नॉट कंसिडर अ कंक्लूसिव एड फॉर द इंटरप्रेटिंग स्टैट्यूट।
तो जैसे हम लोगों ने एविडेंस एक्ट में पढ़ा है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है कि अगर वो चीज़ प्रेजेंट है, कोई पर्टिकुलर चीज़ किसी भी केस में प्रेजेंट है, तो उसके अलावा उसको हम लोग रिबर्ट ही नहीं कर सकते, उसके अलावा किसी प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है। बट किसी भी स्टैट्यूट को जब कोर्ट जो है वो इंटरप्रेट करती है, तो सिर्फ लॉन्ग टाइटल को देख करके वो इंटरप्रेट नहीं कर सकती। ये एक तरीके का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। वो जो है वो अदर भी जो कोरोबोरेटिव एविडेंस है उसको लेगी, उसको देखेगी, तब जा करके इंटरप्रेट करेगी। अब हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है इट डज नॉट रिमूव द एम्बिगिटी बट ओनली प्रोवाइड द ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्ट सब्जेक्ट मैटर। जैसे कि हम लोगों ने शॉर्ट टाइटल में देखा, उस पर्टिकुलर एक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन दे दी जाती है। लॉन्ग टाइटल में क्या होता है, ये एम्बिगिटी को रिमूव नहीं करता है किसी भी एक्ट का। ये जो है बस शॉर्ट टाइटल से ज़्यादा ब्रॉडर तरीके से अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पर्टिकुलर एक्ट में है क्या क्या चीज़ें, तो उसके रिगार्डिंग ये जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देता है। इसका काम है, एम्बिगिटी को रिमूव नहीं करता है ये। इसका मेन काम यही है कि किस पर्टिकुलर पर्पज़ के साथ क्या लेजिस्लेचर का इंटेंशन था इस लॉ को बनाने के पीछे, ये चीज़ वो लेकर के आता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि लॉन्ग टाइटल ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर Code, state an act to consolidate and amend the laws relating to the criminal procedure. Similarly, the long title of the Code of Civil Procedure state an act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the courts of the civil judicature. I hope आप लोगों को ये लॉन्ग टाइटल भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब है हमारे पास थर्ड जो है इंटरनल एड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टैट्यूट, वो है हमारे पास प्रियम्बल। अब प्रियम्बल वर्ड सुन के आपके दिमाग में ये चीज़ सबसे पहले हिट करती होगी, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, जिसको पहले बोला जा रहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट लेटर ऑन केशवानंद भारती के केस ने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो उसी तरीके से हर एक स्टैट्यूट, हर एक लॉ के अंदर जो है वो प्रियम्बल दिया जाता है। और इसमें प्रियम्बल में होता क्या है कि मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट। जो मेन ऑब्जेक्ट होता है किसी भी एक्ट का, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। पहले मतलब जब एंशियंट जितने भी लॉज हैं हमारे पास, जितने भी स्टैट्यूट है, उसमें प्रियम्बल है। बट अब जो न्यू मॉडर्न जो लॉ आ रहे हैं, उन्होंने प्रियम्बल का ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चार्ट आपको दिख रहा होगा जिसमें लिखा है रूल, और इसमें दो प्रोविजंस है। तो अगर कोई भी रूल है जिसमें एक्सप्रेस प्रोविजन दिए गए हैं और जिससे प्लेन मीनिंग निकल रहा है, और वो जो मीनिंग है वो अनएम्बिगस है, तो जो भी प्रोविज़न है, तो अगर किसी भी रूल में जो एक्सप्रेस प्रोविज़न दिए गए हैं, अगर उससे जो है लेजिस्लेशन का पर्पस जो है हमें क्लियर हो रहा है, मतलब अनएम्बिगसली हमें जो है वो क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो प्रियम्बल से इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। बट अगर किसी भी केस में अगर प्रोविजंस एम्बिगस है और कोर्ट को डिफ़िकल्टी हो रही है इंटरप्रिटेशन करने में, तो वहाँ पे वो प्रियम्बल को रिफ़र करेंगे और लेजिस्लेचर का जो ऑब्जेक्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो अब हम लोग इसको देखते हैं प्रियम्बल को। प्रियम्बल में ये जो प्रियम्बल है वो भी एक तरीके का इंटरनल एड है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट। और ये दूसरे पॉइंट में क्या है कि ये जो है ये मेन ऑब्जेक्ट और रीज़न बताता है कि किस पर्पस से लेजिस्लेचर ने इस पर्टिकुलर लॉ को जो है वो एग्जिस्टेंस में लेकर के आए हैं। अगर किसी भी एक्ट का लैंग्वेज जो है वो क्लियर नहीं है, अनएम्बिगस है, मतलब अनएम्बिगस है, तो प्रियम्बल जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है। मतलब अगर किसी भी एक्ट का मान लीजिए कि लैंग्वेज भी क्लियर है और एम्बिगिटी भी नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग प्रियम्बल को क्यों रेफर करेंगे। बट अगर कहीं पे मल्टीपल इंट्रैक्शंस आर द पॉसिबल, द प्रियम्बल कैन असिस्ट इन असर्टेनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द प्रोविजन। अगर किसी भी स्टैट्यूट में मल्टीपल्स मीनिंग हमारे पास मिल जाते हैं, एक से ज़्यादा मीनिंग्स मिल जाते हैं, तो प्रियम्बल जो है वो हमें मतलब प्रियम्बल से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि ये जो किसी भी स्टैट्यूट के ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, किस पर्पस से लेजिस्लेचर ने उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट को बनाया है, वो चीज़ें बताती हैं। तो अगर कहीं पे मल्टीपल मीनिंग निकल रहा है किसी भी रूल का, तो वहाँ पे हम लोग जो है ये प्रियम्बल जो है वो हमें असिस्ट करता है कि हम लोग जो है वो उस प्रोविज़न का ट्रू मीनिंग जो है वो निकाले। एंड देन लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि द प्रियम्बल टाइपिकली लोकेटेड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द एक्ट।
जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो भी फर्स्ट पेज जो है वहाँ पे लोकेटेड है। ऑल दो मॉडर्न एक्ट्स आर प्रिंटेड विदाउट प्रियम्बल डिमिनिशिंग इट्स इंपॉर्टेंस। ये बात मैंने आपके साथ पहले भी डिक्लेयर, मतलब ये जो लॉन्ग में मैं इसलिए दिखा दे रही हूँ ताकि जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस टाइप से आपको जो है वो एग्ज़ाम में या पेपर में अटैम्प्ट करना है। बाकी मैंने स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को सब कुछ जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर देती हूँ। और आप लोग इसमें एक केस लिख सकते हैं, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली। अब हम लोग नेक्स्ट इंटरनल एड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंटरनल एड है हमारे पास मार्जिनल नोट। मार्जिनल नोट को हम लोग साइड नोट्स के नाम से भी जानते हैं। मार्जिनल नोट होता क्या है, ये ना किसी भी बेयर एक्ट को अगर आपके पास अभी होगा, मैं ये चाहती हूँ कि आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप एक बेयर एक्ट खोल के बैठे, ताकि आपको एग्जाम्पल आप सामने देखोगे और पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से मतलब आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी और आप कभी भूलोगे नहीं उस चीज़ को। तो आप जब बेयर एक्ट खोलोगे तो आप ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट निकाल लो या कोई भी निकाल लो, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 361 में आप ना देख सकते हो इधर साइड में ना मार्जिनल नोट्स लिखे होंगे। मार्जिनल नोट एक तरीके के साइड नोट्स होते हैं जो किसी भी सेक्शन के साइड में जो है उनको इंक्लूड किया जाता है और वो बताते क्या है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन का इफेक्ट क्या है, इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो है स्कोप क्या है। अब हम लोग ना एक केस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1955 SC 661। तो इस केस में हुआ क्या था कि जो आर्टिकल 286 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इसमें बताया गया कि मार्जिनल नोट्स जो है वो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ना साइड में मार्जिनल नोट्स लिखे हुए थे, तो कोर्ट ने ये बात बोली कि जो मार्जिनल नोट भी है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, हम लोग इससे भी जो है इंटरप्रिटेशन जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इस किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन या किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल के इफेक्ट और स्कोप के बारे में बताता है। तो वहाँ से हमें कुछ ना आइडिया लगेगा जिससे हम लोग इंटरप्रिटेशन में हेल्प ले सकते हैं। अब हम लोग इसका डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में मतलब लिख सकते हो। तो मैंने पीछे बातें बताई वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। जैसा पहला पॉइंट, मार्जिनल नोट एंड द साइड नोट्स आर द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन प्लेस्ड एट द साइड ऑफ द सेक्शन विद इन एन एक्ट। ये आपको समझ आ गया होगा कि मार्जिनल नोट एक तरीके का साइड नोट होता है जो कि एक्सप्लेनेशन देता है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में, उसके स्कोप के बारे में। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इट एक्सप्रेस द सेक्शन इफेक्ट बट नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट। ये किसी भी स्टैट्यूट का पार्ट नहीं होता, बट उस पर्टिकुलर किसी भी सेक्शन के साइड में जो लिखे होते हैं उस सेक्शन के इफेक्ट के बारे में बताते हैं और उसके स्कोप के बारे में बताते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इन पास्ट marginal notes were sometimes considered for the interpretation when the clear meaning of the provision was uncertain। तो पास्ट में क्या होता था, पुराने टाइम में मार्जिनल नोट्स को भी इंटरप्रिटेशन में यूज़ किया जाता था और ये एक तरीके का इंटरनल एड था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैट्यूट। अगर किसी का भी क्लियर या अनसर्टेन मीनिंग आता था तो वहाँ पे हम लोग इसको क्लियर मीनिंग लेने के लिए जो है वो स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए इस पर्टिकुलर मार्जिनल नोट का यूज़ करते थे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू ऑफ द कोर्ट मार्जिनल नोट नॉट प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो अभी मॉडर्न व्यू की तरफ अगर हम लोग देखें, अभी जो जितने भी बेयर एक्ट अभी पास हो रहे हैं जो 1 जुलाई से इफेक्ट में आएंगे, तो उनमें ना ज़्यादातर मार्जिनल नोट जो है इंटरप्रिटेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस पहले के टाइम में हुआ करती थी बट अब इतनी ज़्यादा नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो मार्जिनल नोट्स आर ओकेजनली रेफर्ड टू व्हेन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएटेड देम। ज़्यादातर ना कॉन्स्टिट्यूशन का जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तब मार्जिनल नोट्स को हम लोग मतलब देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसी में जो है वो मार्जिनल नोट्स दिए गए हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही मार्जिनल नोट्स के प्रोविजंस को एज ए इंटरनल एड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टैट्यूट में इंक्लूड किया था। इस करके हम लोग ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में ही यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो वो है, वाइल मार्जिनल नोट्स मे हैव लिमिटेड सिग्निफिकेंस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट दे कैन स्टिल ऑफर वैल्यूएबल कॉन्टेक्स्ट इन द इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो ये जो केस है यहाँ पे लिखा हुआ है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। इस केस के बारे में आप फैक्ट जो है वो देख लेना। और इस केस में हेल्ड क्या
क्या किया गया था कि हम लोग जो है वो किसी भी पर्टिकुलर स्टैट्यूट का जब इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो मार्जिनल नोट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग नेक्स्ट इंटरनल एड की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारा जो है वो क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट इंटरनल एड जो है हमारे पास वो है हेडिंग्स। हेडिंग्स आप लोग इससे तो अवेयर ही होंगे, बेयर एक्ट खोलते होंगे, आपको पता होगा हेडिंग क्या है। किसी भी सेक्शन को उठा करके देख लो, हेडिंग होता क्या है, ग्रुप ऑफ सेक्शन या पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में जो पर्टिकुलर चीज़ बताती है उसको हम लोग हेडिंग कहते हैं। ये बहुत सारे सेक्शन के लिए एक हेडिंग हो सकता है या पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मतलब एक सेक्शन के लिए एक हेडिंग भी हो सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी एक्ट में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, जैसे कि सीपीसी का ही ले लो, उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, जैसे कि ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस। ये ग्रुप ऑफ सेक्शन के लिए एक हेडिंग हो गया और उसके अंदर सब हेडिंग बहुत सारे होते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में अब देख लेते हैं। अब हेडिंग हम लोग देखते हैं। हेडिंग में सबसे पहले पॉइंट क्या है, हेडिंग्स आर प्रीफिक्स टू द सेक्शंस और ग्रुप ऑफ सेक्शन विद इन अ स्टैट्यूट। किसी भी लॉ के अंदर, किसी भी स्टैट्यूट के अंदर, जैसे कि मैंने पहले बताया, सेक्शंस के लिए एक पर्टिकुलर ये हेडिंग हो सकती है या ग्रुप ऑफ सेक्शन के लिए एक हेडिंग हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हेडिंग कैन नॉट कंट्रोल द प्लेन वर्ड्स ऑफ द प्रोविज़न। कोई भी हेडिंग जो है वो जो पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो उसका प्लेन मीनिंग है, जो लिटरल मीनिंग है, उसको चेंज नहीं कर सकती। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये एक तरीके का इंटरनल एड है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट। And then next point, their role is limited where plain reading of the section allows more than one interpretation। इसकी ना लिमिटेड मीनिंग होती है हेडिंग्स की। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि ये जो है ये किसी भी लिटरल मीनिंग जो होता है पर्टिकुलर प्रोविज़न का, उसको ये कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ये लिमिटेड मीनिंग ही देता है। जब हम लोग प्लेन, मतलब जहाँ पे प्लेन मीनिंग जो सेक्शन का वो एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन बता रहा है, तो वहाँ पे हेडिंग का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा मतलब नैरो टर्म में ही हम लोग इसको देखते हैं। अब एक केस के थ्रू समझते हैं। एक केस था टॉले वर्सेस गिडलिंग। इस केस में हुआ क्या था बेसिकली, तो इस एक्ट में, इस केस में हुआ क्या था, इन दिस केस द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेक्शन 217 ऑफ द रोड ट्रैफिक एक्ट वाज इन क्वेश्चन। तो हेडिंग क्या था इस पर्टिकुलर एक्ट का, मिसलेनियस एंड जनरल प्रोविजन इसका हेडिंग था, जिसमें सब हेडिंग जो है इस पर्टिकुलर एक्ट का वो लेजिस्लेचर की इंटेंशन को क्लियरली एक्सप्लेन करता था। तो पैसेंजर को इस केस में लाइबल नहीं किया गया था ऑफेंस के लिए, और इस केस में कोर्ट ने यही बोला था कि जो हेडिंग की इंटरप्रिटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा नैरो टर्म में होती है और लिमिटेड होती है। जहाँ पे प्लेन मीनिंग या लिटरल मीनिंग उस पर्टिकुलर सेक्शन के प्लेन प्रोविजंस जो होते हैं उसकी एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन आ रही है, वहाँ पे हम लोग हेडिंग के मीनिंग्स को यूज़ नहीं करेंगे। गाइस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी के इंटरनल एड जो है हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और आप सेकंड पार्ट अगर आप लोगों को चाहिए, आप लोगों को मेरे वीडियोस जो है वो इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, आपको हेल्पफुल होते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।